तो एस्पिरेंट्स, विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सोशलॉजी और द डिसिप्लिन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे पढ़ने वाले हैं मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी। एक टॉपिक ये रहा। सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्कोप। क्या होने वाला है? स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद द सोशल साइंसेस। एक तो स्कोप पढ़ने वाले हैं और कंपैरिजन। एंड द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिलेटेबल टू मेंस एग्जाम, एंड दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस नोट बुक लेके और पेन लेके बैठ जाइए और ऐसे देखिए जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स या फिर बॉलीवुड की एक सीरीज देख रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको इतना हेल्प करने वाला है, यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो हम एक माइंड मैप बनाते हैं पहले कि मॉडर्निटी है क्या और सोशल चेंजेस की क्या जरूरत पड़ी, और जरूरत यूरोप में ही क्यों पड़ी। इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का तो भाई यूरोप में ही क्यों हुआ। तो इस बात का आंसर है, इस बात का आंसर छपा है उन सोशलिस्ट के पास जो कि अर्ली टाइम में उन्होंने सोशल कंडीशन देखी जो कि यूरोप में उस टाइम हो रहा था। यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी कैसे हो रही थी, साइंटिफिक डिसिप्लिन पे कैसे रिएक्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमें पता है कि डार्क पीरियड हुआ करता था। डार्क पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब डिसिप्लिन नहीं आया था, जब इमरजेंस नहीं हुआ था, जब सोशलॉजी इवोल्व नहीं हुई थी। उससे पहले जो भी ट्रेडिशन चल रहे थे, जो भी चर्च का रूल चल रहा था, उसे डार्क पीरियड कहते हैं। फिर जब साइंटिफिक थॉट्स आने लगे, लोगों में रिवॉल्यूशनरी फीचर आने लगे, तो उसे रिवॉल्यूशनरी या फिर इमरजेंस बोला जाता है। चेंजेस इन यूरोप, सोशल चेंजेस, मॉडर्निटी बोला जाता है, इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी बोला जाता है। तो पहले देखने वाले हैं यूरोप में पहले था डार्क एज, उसके बाद इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी आया। ओके, तो जो इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी आया, सोशलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन आया, एंड उसे हम ट्रेस कर सकते हैं पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री के पीरियड से ट्रेस कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ट्रेमेंडस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। मेन अगर चेंजेस पूछे जाएं तो ये चेंजेस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये चेंजेस हुए, इसकी वजह से इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी एक रीजन बना। उसके बाद क्या हुआ? जब ये चेंजेस आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कैपिटलिज्म का इमरजेंस हुआ, न्यू मॉडर्न प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई, न्यूक्लियर फैमिलीज, डाइवोर्स रेट, माइग्रेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो ये वाला पीरियड है, जो ये चेंज देखा यूरोपियन हिस्ट्री ने, इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड। ये जो भी पीरियड था, ये वाला टाइम, इसको बोला जाता है एनलाइटनमेंट पीरियड। और इसको ऐसे देखा जाता है एनलाइटनमेंट पीरियड को, ये स्प्रेड ऑफ न्यू अवेकनिंग इन फ्रेंच फिलोसफर्स ऑफ 18th सेंचुरी। अब हम देखेंगे कि एनलाइटनमेंट होता क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन रहे जिसे हम एनलाइटनमेंट कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम रखने वाले हैं एनलाइटनमेंट, वो है कि हमने चेंजेस देखे कहाँ पे, सोसाइटल लेवल पे, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन लाइक
चेंजेस कैसे कैसे देखे। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और उसकी वजह से सोसाइटल लेवल पे भी चेंजेस आ रहे थे। अगर आप माइग्रेशन करोगे तो न्यूक्लियर फैमिली रह जाएगी, और न्यूक्लियर फैमिली पहले जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो न्यूक्लियर फैमिली रहेंगी, तो इस वजह से सोसाइटल चेंजेस भी आए। तो चेंजेस देखे गए सोसाइटल लेवल पे, क्योंकि देयर आर वेरियस रीजन। अब राइज होने लगी क्या मॉडर्न सोसाइटी का राइज होने लगा। अब प्रॉब्लम्स आने लगे, ये सारी चीजें नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी, मॉडर्न प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो प्रॉब्लम और उनके रिएक्शन का फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। नई नई प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम्स की वजह से उनके क्या नए नए सॉल्यूशंस आ रहे थे और उनके क्या रिएक्शन हो रहे थे। फिर सर्च फॉर सॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब प्रॉब्लम आ रही है तो ये वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं जो डॉक्टर सही करते हैं, इसके लिए सोशल साइंटिस्ट चाहिए, और सोशल साइंटिस्ट यहाँ पे सॉल्यूशंस की तलाश में जुटे। तो जब वो निकले तब उन्हें पता चला कि इस प्रोसेस से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इन प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज राइज हुआ, जब सॉल्यूशन ढूंढा तो किसका राइज हुआ, कब राइज हुआ, सोशियोलॉजी एज बॉडी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी का राइज हुआ एज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप सोसाइटी के मॉडर्न प्रॉब्लम्स आप जान ही नहीं पाओगे। जब तक जान नहीं पाओगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन जानने के लिए सोशियोलॉजी का। अब देखेंगे हम चेंजेस ऑन सोसाइटल लेवल। चेंजेस हुए यहाँ पे सोसाइटल लेवल पे बहुत सारे रीजंस की वजह से, और वो कौन कौन से रीजन है। तो जो एनलाइटनमेंट पीरियड रहा हमारा, वो बहुत ही रेडिकल चेंज लाया। किसमें, ट्रेडिशनल थिंकिंग में, जो कि फ्यूडल यूरोप की थी। वहाँ पे 3 टाइप के लोग थे, लॉर्ड, क्लर्जी एंड कॉमन पीपल। सबसे ज्यादा टैक्स ये पे करते थे, और ये लोग पॉपुलेशन में भी कम थे, और टैक्स भी इनका 0 था, बिकॉज ऑफ देयर वाज अ रूल ऑफ चर्च। ये फ्यूडल थिंकिंग थी यूरोप की। इसमें जब रेडिकल चेंजेस आया तब बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हुए सोसाइटल लेवल पे। नाउ यहाँ पे स्टार्ट हुआ एक नई सोच, जो कि देख रही थी रियलिटी पे। पहले रूल डिसाइड कौन करता था, चर्च करता था। अब वो चर्च को काउंटर करने लगे और एक नई सोच की तरफ जाने लगे, लुकिंग फॉर रियलिटी, कि रियलिटी में क्या है। वो कहते थे कि तुम खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और चर्च को दान दो, बिकॉज तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या फिर तुम्हें डिफरेंट चीजें मिलेंगी आफ्टर डेथ की सोच रहे थे। वो कह रहे थे हम डेथ के बाद की क्यों सोचें, हम तो अभी की सोचेंगे, एट प्रेजेंट। तो फिर चर्च क्वेश्चन हुआ, उसके बाद नई थिंकिंग इमर्ज हुई जो कि रियलिटी को प्रेजेंट करती थी। नाउ क्लासेस वर ऑर्गेनाइज्ड। अब उन्हें पता चला कि क्लासेस क्या होती हैं और कौन सी क्लासेस सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो जो किंग्स, लॉर्ड्स, ये सारी क्लासेस हुआ करती थी, क्लर्जी, प्रीस्ट, ये सारे लोग हुआ करते थे, और कॉमन पीपल जो खेतों में काम करते थे, या लेबर्स, वर्कर्स, ऐसे क्लास डिवाइड हुई। और जब क्लास डिवाइड हुई तो जो ओल्ड क्लासेस थी वो ओवरथ्रोन कर दी गई। लॉर्ड्स, क्लर्जी ओवरथ्रोन कर दिए गए कि अब तुम्हारा रूल नहीं चलेगा, तुम जो कहोगे वो नहीं होगा। अब क्या आएगा, अब डेमोक्रेसी आएगी। तो जो ओल्ड रूल थे, ओल्ड क्लासेस थी, उन्हें ओवरथ्रोन कर दिया गया। न्यू क्लासेस का जन्म हुआ। रिलीजन वाज क्वेश्चनड। रिलीजन को क्वेश्चन किया गया कि अंधाधुंध जो भी बोलोगे वो नहीं माना जाएगा। रिलीजन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। अब रिलीजन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। फैमिलीज लॉयल्टी गेव वे टू आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स। पहले एक दूसरे के लिए काम करते थे, वन इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ अदर। नाउ इंडिविजुअलनेस अरोज। फैमिली लॉयल्टी को भी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट मिला। उन्हें लगा कि भाई पहले अपने लिए काम करना है, तो दैट्स इट। तो पोजीशन ऑफ वीमेन चेंज्ड। पहले क्या हुआ करता था कि वीमेन आर लिमिटेड टू हाउसेस एंड फार्म्स। नाउ पोजीशन ऑफ वीमेन चेंज्ड। अब जब न्यूक्लियर फैमिली है और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस है, नीड सभी की ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होंगी और वन कैन नॉट फुलफिल द इकोनॉमिक कंडीशन, सो बोथ द पर्सन हैव टू वर्क। नाउ वीमेन आर ऑल्सो अलाउड इन do some work in factory and other works also.
फाइनली मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन एंड डेमोक्रेसी वॉज हेराल्डेड। और ये सारे रीजंस की वजह से जो मोनार्की थी उसे खत्म कर दिया गया और डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम देखेंगे राइज कैसे हुआ मॉडर्न सोसाइटी का। वेरी इंटरेस्टिंग। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? सभी को पता है, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी, और ये फिर फैलना स्टार्ट हुआ अक्रॉस यूरोप। और ये चेंजेस लाया। ये क्या लाया? फंडामेंटल शिफ्ट इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। शिफ्ट आया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी जो बताया, पहले पूरी फैमिली काम करती थी, अब माइग्रेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, और फिर न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हुई, और इसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंज आए। सभी की अलग अलग नीड्स होने लगी, ज़्यादा खर्चा होने लगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई, सेविंग तो सोचो ही मत उसकी। तो इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए सोसाइटी के। अब क्या होने लगा? जो ट्रेडिशनल और एग्रेरियन इकोनॉमीज थी उनको ट्रांसफॉर्म किया गया इंडस्ट्रियलाइज्ड में। अब कोई फार्म भी चला रहा है तो वो सोच रहा है कि फार्म को कैपिटलिस्ट की तरह ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड वे में इसको कैसे चलाया जाए। अर्बनाइज सोसाइटी डेवलप हुई, और जब इंडस्ट्रियलाइज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो आपको नीड होगी लेबर्स की, और लेबर्स को रहने के लिए घर चाहिए। लेबर्स की अपनी भी नीड्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है, तो वहाँ पे सिटी डेवलप स्टार्ट हो जाएगी, सिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से वो अर्बनाइज्ड सोसाइटी बन जाएगी। तो ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये जो थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुई और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसने एक बहुत बड़ा चेंज लाया, सोशल चेंज लाए, एंड इसकी वजह से हुआ राइज ऑफ वर्किंग क्लास। अभी तक वर्किंग क्लास क्या करते थे? केवल टैक्स देती थी और फार्म में काम करती थी, और जो प्रीस्ट एंड क्लर्जी और किंग्स इनका ऑर्डर मानते थे। अब ये सारी बातें चेंज हुई, अब इनका राइज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनके हाथ में अब कैपिटल आना स्टार्ट हुआ, मनी आना स्टार्ट हुआ। अब ये अपनी मर्जी के मालिक बन गए। फिर क्या हुआ? फिर अर्बनाइजेशन हुआ, सारे लोग माइग्रेशन में सिटीज में आए और एक अर्बन सोसाइटी बनी। अब क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ। अब किसकी नीड्स पड़ने लगी? पहले लेबर की नीड्स पड़ती थी, अब नीड होने लगी बैंकर्स की, अब अकाउंटेंट की नीड होने लगी, अब ऐसी बहुत सारी और पोस्ट निकल के आई, मैनेजर की नीड होने लगी। तो एक अर्बन सोसाइटी भी डेवलप हुई, और यहाँ पे इमरजेंस हुआ न्यू सोशल क्लासेस। अब समझ में आया? न्यू सोशल क्लासेस इमर्ज हुई क्योंकि उनकी नीड थी सोसाइटी में। तो जब नीड होगी उस चीज को फुलफिल किया जाएगा, तो नई सोशल क्लासेस का जन्म होगा। और ये जो ग्रोथ है सिटीज की, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया सोशल स्ट्रक्चर पे। ऑफकोर्स आएगा, पहले आप रूरल में थे, अब आप अर्बन में हो गए, आपकी नीड चेंज हुई है, आपकी सोसाइटी चेंज हुई है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हुई है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, फैमिली चेंज हुई। पहले कॉमन फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली। तो ऑल थिंग्स हैज सम इम्पैक्ट, राइट? नाउ अर्बनाइजेशन लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डाइवर्स सोशल ग्रुप। अब जब सिटीज में पहुंच गए और एक एक घर से डिफरेंट सिंगल और या फिर न्यूक्लियर लोग जा रहे हैं, तो अर्बन में जाके बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया डाइवर्स सोशल ग्रुप्स का। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो डाइवर्स सोशल ग्रुप का कंसंट्रेशन हुआ, और वहां पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने लगे, एक सोसाइटी में रहने लगे। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से एक नई चीज का जन्म हुआ, उसे बोलते हैं सोशल इंटरेक्शंस। यहाँ पे इंक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन। जब तुम डाइवर्सिटी से मिलोगे और सोशल इंटरेक्शन होंगे, तो इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी टाइज। जो पहले के कम्युनिटी टाइज होते थे, कास्ट, रिलीजन, ये चीजें ब्रेक होना स्टार्ट हुई। फैमिलीज, मैरिज, ये सारी चीजें डिफरेंट कम्युनिटीज की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुई, जो कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टाइज कहते थे जिसे। अब क्या स्टार्ट हुआ? जब ये एनलाइटनमेंट हुआ और एज ऑफ रीजन जब ये चैलेंज हुआ, और जो डोमिनेंट रोल था रिलीजन का सोसाइटी में, उसे प्रमोट कर दिया गया एज ए आइडिया ऑफ रेशनैलिटी एंड साइंटिफिक थिंकिंग। और जो प्रमोट किया जा रहा था आइडिया रेशनैलिटी ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, वो डोमिनेट करने लगा। किसके ऊपर? ऑन द रोल ऑफ रिलीजन। चर्च की अब कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई। तो एज अ रिलीजियस अथॉरिटी उन्होंने क्या चाहा? अब कोई रिलीजियस अथॉरिटी उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो सोचेंगे कि उन्होंने नए आइडियाज देना स्टार्ट किए, नई फिलोसफीज इमर्ज हुई, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एंड
सोशल अरेंजमेंट्स एंड मोरल वैल्यूज। तो अब क्वेश्चन करने लगे कि भाई जो पहले का सोशल अरेंजमेंट होता था या फिर जो मोरल वैल्यूज होता था, एक दूसरे के लिए काम करते थे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो चीजें क्वेश्चन होना स्टार्ट हुई। और ये वाली जो शिफ्ट थी सेक्युलराइजेशन की, यहाँ पे स्टार्ट हुई इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। और यहाँ पे सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे रीजन मिले और दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ सोशल इंक्वायरी। और इसकी वजह से किस चीज का जन्म हुआ? सोशल इंक्वायरी। अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स क्या आई और उनके रिएक्शन क्या थे, जो ये सारी प्रोसेस हुई जो हमने अभी डिस्कस की है। तो राइज इन कैपिटलिज्म, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो राइज इन कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इसकी वजह से क्या हुआ? सोशल डिफरेंशिएशन हुआ और इनइक्वालिटीज ग्रो हुई। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। जो मैनेजर होगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो फाउंडर होगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो वर्किंग क्लास होगी, जो लेबर क्लास होगी, उसके पास कम पैसा होगा। इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटीज ग्रो होने लगी। पहले ट्रेडिशनल थॉट में क्या होता था? सभी के पास फार्म्स होते थे, सभी के लिए बारिश सेम होती थी, ग्रो और प्रोडक्शन उस खेत से सेम होता था, तो इनइक्वालिटी इतनी नहीं थी जितनी अब होने लगी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ गई। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो और ज्यादा बड़ा होने लगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अब बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होने लगा। मतलब तुम छांट सकते हो कि भाई ये इस क्लास का है, ये नेक्स्ट क्लास का है, ये उस क्लास का है, लाइक दिस। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी होने लगा। जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं इरोज होने लगे, वो फीके पड़ने लगे, वेग बढ़ने लगे। और जो वैल्यूज थी ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वो फीलिंग अब सोशल डिसओरिएंटेशन की तरफ जाने लगी और अनोमी की तरफ, पुरानी सोच कहने लगे उन चीजों को। बाद के साल में क्या हुआ कि जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास जो कि पॉवर्टी में लिव कर रही थी, दे वर लिविंग इन पॉवर्टी एंड सिक्वलर, दे वर सोशली डिप्राइव्ड। यहाँ पे क्या हुआ कि वो सोशली डिप्राइव्ड थे और एट द सेम टाइम दे वर इंडिस्पेंसेबल इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम। दिस मेड देम पावरफुल सोशल फोर्स, और इसी वजह से वो एक पावरफुल सोशल फोर्स बन के बाहर आए। यहाँ पे मॉडर्निटी ने लाई के डाइवर्सिटी आई, मॉडर्निटी राइट, डाइवर्सिटी लाई, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हुए ड्यू टू माइग्रेशन। देखो जब तुम माइग्रेशन करते हो डाइवर्सिटी मिलती है, उसमें तुम्हारे एडजस्टमेंट में होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो माइग्रेशन क्या भी लाया? कॉन्फ्लिक्ट भी लाया, ग्लोबलाइजेशन भी लाया और कॉलोनाइजेशन भी लाया। ओके, ये सारी चीजें मॉडर्निटी की वजह से हुआ, और माइग्रेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कॉलोनियलिज्म भी हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? सॉल्यूशन। ये सारी प्रॉब्लम्स थी मॉडर्निटी की, जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनको टैकल करने के लिए सॉल्यूशन की तलाश हुई। तो जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने फोकस किया स्टडिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में उन्होंने क्या देखा? समाज को बांट बांट के देखा कि भाई प्रॉब्लम क्या है उसका पता तो लगे। तो उसके लिए उन्होंने क्लास डिवीजन किया, क्लास का डिवीजन किया और अलग अलग इनइक्वालिटी के कंसीक्वेंसेस निकाले गए। और फिर उन्होंने प्रपोज किए सॉल्यूशंस, जैसे कि लेबर राइट्स या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज के थ्रू इन इनइक्वालिटीज को एड्रेस कीजिए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिजर्वेशन। ये क्या है? ये सॉल्यूशन ही तो है इनइक्वालिटी के लिए। और यहाँ पे एग्जामाइन के बाद एक इम्पैक्ट पड़ा अर्बनाइजेशन पे और उनकी सोशल रिलेशनशिप्स पे। कम्युनिटी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, एलिनेशन स्टार्ट हुआ, एलिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये एलिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ये कॉन्सेप्ट है मार्क्स का। मार्क्स का हम पढ़ेंगे, मार्क्स को हम पढ़ेंगे जब चैप्टर 4 आएगा, थिंकर्स का चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे मार्क्स। वेरी पॉपुलर थिंकर। ओके, अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रपोज्ड अर्बन प्लानिंग हुई, जिसमें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होने लगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाए गए, फोस्टर सोशल कोहेजन और उनकी लाइफ जो लिविंग कंडीशन है वो इंप्रूव कर सकें। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे जिनकी अभी हमने बात करी, तो कार्ल मार्क्स ने एग्जामाइन किया कि जो कैपिटलिस्ट हैं ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और इनका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्कर क्लास पे, वर्किंग पे, या फिर जिन्हें वो प्रोलेटरिएट भी कहते थे और कैपिटलिस्ट को वो बोर्जवाजीज कहते थे। दे प्रपोज्ड सॉल्यूशन किस पे? वर्कर एम्पावरमेंट पे।
कलेक्टिव बार्गेनिंग पे कि सभी लोग हड़ताल करो कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा पैसा बढ़ाइए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना ये, इस पे काम करो, वर्कर एम्पावरमेंट पे काम करो, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्कर्स राइट, यूनिटी एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए। तो ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स ने एग्जामाइन करी। एमाइल डर्कहाइम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नाम है। इन्होंने स्टडी करी किसकी? सोशल कोहेजन की, सोशल कोहेजन और रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन मेंटेनिंग द ऑर्डर। अब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जैसे मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या रोल प्ले कर रहा है, या फिर मेंटेनिंग ऑर्डर कैसे कर रहा है? ये मेंटेन ऑर्डर कर रहा है बाय मेंटेनिंग द टू पर्सन एंड गिविंग न्यू इंडिविजुअल्स टू सोसाइटीज। ओके, फैमिली का क्या रोल है? फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसका क्या रोल है? उसका रोल है कि न्यू वन को वैल्यूज प्रोवाइड करना, मोरलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेटेड करना। ये किसका रोल है? फैमिली का रोल है। ऐसे ही डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट रोल थे, उनके ऑर्डर थे, और वो ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। इस चीज को एमाइल डर्कहाइम ने स्टडी किया और उन्होंने बताया, इस चीज को बड़ा एम्फेसाइज करके बताया कि जो नीड है, नीड ऑफ मोरल वैल्यूज, सोशल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोहेजन सोशल स्ट्रक्चर में, इन सारी चीजों की नीड है। इसका मतलब सोशल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे आर नॉट अ वेस्ट ऑफ यूज, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग ऑर्डर। ओके, इन लोगों ने स्टडी करी बहुत सारी डायनामिक्स, फैमिलीज और जेंडर रोल, इन सारी चीजों की स्टडी कर रहे थे। पेरेंटिंग और उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैमिली लाइफ पे। और फिर इन्होंने एडवोकेसी की, एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वलिटी, फैमिली फ्रेंडली पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स ऐसी मत करो तोड़फोड़ वाली, वायलेंट वाली, फैमिली फ्रेंडली पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और पॉलिसीज भी बनाओ ऐसी। रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्स फैमिली फॉर्म, तो जो सोशल स्ट्रक्चर टूट रहे थे मॉडर्निटी की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इन लोगों ने उन चीजों को जोड़ने के लिए कहा कि जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करिए, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज बनाइए ताकि फैमिली इकट्ठी रह सके। क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन जो फैमिली है उसका रोल होता है वो अच्छे से प्ले हो सके, और जब तक वो प्ले नहीं होगा तो न्यू वन हो सकता है आगे जाके गिवन मोरलिटी और वैल्यूज नहीं मिले तो वो एक अलग डायरेक्शन में, क्रिमिनल या फिर क्राइम की डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए फैमिली को अपना रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को भी उन्होंने स्टडी किया, उसका उन्होंने फॉर्मेशन की पहचान करी और इंटरकल्चरल रिलेशन निकाले। एक डाइवर्सिटी दूसरी डाइवर्सिटी से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरकल्चरल रिलेशन निकाले। और उन्होंने बताया, एडवोकेसी की उन्होंने कल्चरल टॉलरेंस के ऊपर कि मत करो भाई लड़ाई मत करो हिंदू मुस्लिम, कल्चरल टॉलरेंस रखो, आपस में सब भाई भाई लाइक दैट, और मल्टी कल्चरलिज्म को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर फॉलो कर रहे हो, मल्टी कल्चर को फॉलो करो। सोशल इंटीग्रेशन मतलब समावेशी भावनाएं लाओ, मिलके रहो, जोड़ के रखो। टू एड्रेस सोशल फ्रेगमेंटेशन, इससे समाज बटेगा नहीं और सोशल हार्मनी डेवलप होगी। ऐसे भी रोल प्ले किए सोशल थिंकर्स ने। अब जब ये बातें हो रही थी फिर राइज हुआ सोशियोलॉजी का, राइज ऑफ सोशियोलॉजी एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सोशियोलॉजी का राइज हुआ, तो सोशियोलॉजी का कैसे राइज हुआ? ये एक डिसिप्लिन की तरह ग्रो हुआ। जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, ऐसे ही सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह ग्रो हुआ और बहुत रैपिडली इसने रेस्पॉन्स किया उन चैलेंजेस को जो कि मॉडर्निटी ने फैलाए थे। मॉडर्निटी ने जो चैलेंज फैलाए थे उसको सोशियोलॉजी ने टैकल किया। तो जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च करी, डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के ऊपर थ्योरीज डेवलप्ड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर को समझना है, इंस्टीट्यूशन को समझना है, प्रोसेसेस को समझना है। ये सारी चीजें सोशियोलॉजिस्ट ने कंडक्ट की। अब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए, जैसे पॉजिटिविज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और सोशल डार्विनिज्म। और इन लोगों ने, ये मूवमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया कि एक सोशियोलॉजिकल थॉट डेवलप हो सके। थिंकर्स लाइक अगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम,
मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने क्या किया कि थ्योरीज फॉर्मुलेट की और कॉन्सेप्ट बनाए टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द सोशल चेंजेस अकरिंग इन यूरोप। उस पीरियड पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी सोशल चेंजेस अकर हो रहे थे, तो इन लोगों ने थ्योरीज बनाई उस पर। और ये जो सोशल चेंजेस हो रहे थे और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस आ रहा था ग्राउंड पे, ग्राउंड वर्क फॉर इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, ये एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन करके उभरा इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक ये एकदम डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, एकदम बिल्कुल खास डिसिप्लिन उभरा। इसकी पढ़ाई यूएस में भी स्टार्ट हुई, यूएस में एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुए। अब सोशोलॉजी, उसका एम क्या था? अब उसने अपना एम रखा, सोशोलॉजी एम टू सिस्टमैटिकली स्टडी एंड अंडरस्टैंड सोसाइटी। एक तो सिस्टमैटिकली पढ़ाई हो सके प्रॉब्लम्स की, सॉल्यूशंस की, और उनकी सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें, इंस्टीट्यूशन को, प्रोसेसेस को। अब जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि, और उन्होंने अप्लाई किया साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल रिसर्च टू एक्सप्लोर सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना में उन्होंने क्या क्या अप्लाई किया? साइंटिफिक मेथड अप्लाई किए कि अच्छा ऐसे होगा तो साइंटिफिक मेथड डालो, इसमें एम्पिरिकल रिसर्च डालो, ऐसे करके उन्होंने सोशल फिनोमेना एक्सप्लोर किए, सोशल इंटरैक्शन एक्सप्लोर की, इन्वेस्टिगेशन किया। कहां पे? अंडरलाइंग द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल चेंज। कॉज देखे कि भाई ये अगर सोशल चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है। अगर सोशल चेंज हुआ है, इसके क्या साथ इसका रिजल्ट क्या है, इसका फीडबैक क्या है, वो भी स्टडी की। अब सोशोलॉजी शॉर्ट टू अंडरस्टैंड जो कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, और वो शेप देते हैं मॉडर्न सोसाइटी को, सोशोलॉजी ने उसे भी पढ़ा। यहाँ पे अगस्ट कॉम्ट, जिन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने एक टर्म दिया, उन्होंने ही ये टर्म दिया सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी किसने टर्म दिया? अगस्ट कॉम्ट ने। कब? 19th सेंचुरी में। कॉम्ट कह रहे थे कि जो सोशोलॉजी है उसे यूज करो एज अ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमेना। साइंटिफिक मेथड की तरह यूज करो, जैसे फिजिक्स को कहते नहीं है, फिजिक्स यूज करो इसमें, तो वैसे सोशोलॉजी यूज करो एज अ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमेना एंड डेवलप थ्योरीज अबाउट सोसाइटीज। अब अगस्ट कॉम्ट का एक बहुत अच्छा कोट है, फ्रॉम साइंस कम्स प्रेडिक्शन और फ्रॉम प्रेडिक्शन कम्स एक्शन। समझ में आया? सोशोलॉजी को उन्होंने समझा दिया 2 लाइन में। अब क्या होगा जब सोशोलॉजी भी आ गई? अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशंस हुए और उनके इम्पैक्ट क्या हुए सोसाइटी पे। भाई इतना तुमने रायता फैलाया है इमरजेंस का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मॉडर्निटी का, उसके साइंटिफिक एक्शंस का, ये सारी चीजें आई, उसके प्रॉब्लम्स भी आए सामने, उसके तुमने सॉल्यूशन भी निकाले, और सॉल्यूशन की वजह से सोशोलॉजी का जन्म भी हो गया। अब उसमें रिवॉल्यूशन भी तो होगा। रिवॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट क्या रहे सोसाइटी में। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन देखेंगे, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन देखेंगे, सोशल रिवॉल्यूशन देखेंगे, कॉमर्शियल देखेंगे, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भी देखा जाएगा। ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर से पढ़ेंगे कि एनलाइटनमेंट है क्या। डिफरेंट थिंकर थे, जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक रोसेस, उनका क्या रोल था, फिलोसफी का क्या फोकस है, साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, और जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद एनलाइटनमेंट को हुआ, उसके बाद काउंटर एनलाइटनमेंट भी तो हुआ। चर्च दोबारा खड़ा हुआ कि हमारा पुराना रोल ठीक था, और जोसेफ दी मेस्त्रे या फिर लुइस दी बोनाल्ट ऐसे पादरी बाहर आए फिलोसफिकल आइडियाज लेके के रिस्टोर करो। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू गेट इट व्हाट वी हैव डन दिस। एक यहाँ पे एक थॉट यही है कि आपको एक बैकग्राउंड समझाना है। बैकग्राउंड जब तक समझ में नहीं आता तब तक कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। अगर बैकग्राउंड हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कहानी हमें कहने क्या वाली है और ये सब्जेक्ट हमसे कहने क्या वाला है, अगर हम ये समझ गए फिर तो हम सब चीज़ समझ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।